नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का गद्य खंड का प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो इसका काव्य खंड हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। अब गद्य खंड का प्रथम अध्याय अध्ययन करते हैं, दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो पहले इसका सारांश जान लेते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि एक किसान के समाज का और पशुओं में कैसे भावात्मक संबंध होता है, उनके भाव किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है। तो बैलों के माध्यम से बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, जब कहीं स्वतंत्रता आज़ादी मिलती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, लोगों में उत्साह भरने की भावना से लिखी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। देखिए, शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। तो दो बैल हैं यहाँ, हीरा और मोती। उन दोनों का यहाँ भावात्मक वर्णन है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, अर्थात उच्च बेवकूफ या एक नंबर का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं, अर्थात गधे की संज्ञा देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, यह उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है कि यह गधा सही में सच्चाई में बेवकूफ है, या उसके सीधेपन के कारण और उसकी सहनशीलता के कारण उसको ये पदवी दे दी है मूर्ख की। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही बिना प्रयास की सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वो सिंगनी की तरह मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मार लो बेचारे को, अर्थात वो मार सहन कर लेगा, किंतु क्रोध प्रकट नहीं करता है। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल से तात्पर्य है कि वो क्रीड़ा करता है, लौटते हुए आवाज निकालता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, कि उसके चेहरे पर दुख की रेखा छाई रहती है। सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, समान रूप से रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। कहने से तात्पर्य है कि जो सहनशीलता और जो गुण होते हैं ऋषि मुनियों में, वो सारे के सारे गुण गधे में पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो ये व्यंग किया गया है कि व्यक्ति उसे बेवकूफ मूर्ख कहता है,
तो उसमें इतने सारे सद्गुण होते हुए भी उसे मूर्ख कहा गया है। तो सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि इस संसार में बिल्कुल सीधा होना भी उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई थी, उनके साथ अत्याचार किया गया था। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था भारतीयों को? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, बुरे समय के लिए जी तोड़कर काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अर्थात संघर्ष करना, सामना करना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाते। अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देते, अर्थात सामना करते, संघर्ष करते, तो उन्हें भी शायद सभ्य कहा जा सकता था। जापान की मिसाल सामने है, अर्थात उदाहरण के तौर पर जापान है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गिनने योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। जाति के रूप में नहीं, ये गुणों के आधार पर कहा है कि जिसे गधे को बेवकूफ़ कहा जाता है, उसी प्रकार से इससे निचले दर्जे का एक बेवकूफ़ और है जो उससे कम ही गधा है, अर्थात उससे कम ही मूर्ख है, बेवकूफ़ है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, अर्थात मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को मूर्ख या बेवकूफ़ कहा जाता है तो उसे बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। बछिया का ताऊ अर्थात बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल बैल मतलब जो अकड़ जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से निचले दर्जे का है, अर्थात उतना बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं होता जितना गधा होता है। तो ये कहानी का पात्र है झूरी। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा मोती। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं हीरा और मोती, इन दोनों बैलों के नाम है, और इसी के आधार पर इस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। दोनों पछाई जाति के थे। तो ये पालतू बैल होते हैं, उस की जाति है पछाई जाति, कि दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकन्ने, सावधान, डील में ऊंचे और शरीर में हष्ट-पुष्ट थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा में अर्थात शांत भाषा में विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, कि किस प्रकार से वो एक दूसरे के मन की बातों को जान लेते थे, यह कहना आसान नहीं है। अवश्य उसमें कोई गुप्त शक्ति थी। तो लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं कि शायद उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति होगी जो बिना बोले ही एक दूसरे के विचार वो समझ जाते थे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि वैसे तो प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है, तो मनुष्य में भी यह प्रतिभा नहीं है, मनुष्य भी इस प्रतिभा से वंचित है कि वो बिना बोले ही एक दूसरे के विचारों को समझ सके। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, अर्थात अलग होने या लड़ाई करने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल दप्पा होने लगता है, कि जैसे घनिष्ठ दोस्त होते हैं
तो वो आपस में मजाक में थोड़ी मार करते हैं, एक दूसरे को ढोल डप्पा लगा देते हैं। उसी प्रकार से ये भी मजाक में अपनी आत्मीयता से आपस में सींग लड़ा लेते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, फीकी और कुछ हल्की सी रहती है, जब तक ये हंसी ठट्टा नहीं किया जाता है इस प्रकार से। तो इसके बिना दोस्ती कुछ फीकी और हल्की रहती है, वह आनंद रस नहीं होता है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा इच्छा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अर्थात वो एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना प्रकट करते थे कि दूसरे बैल पर अधिक वजन न पड़े, मेरे ऊपर अधिक वजन पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। तो वो थकान एक दूसरे को चाट कर ही अपना थकान मिटाते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद जो जिसमें चारा डाला जाता है, तो उसमें खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी नांद से मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई को अर्थात जो दोनों युगल जोड़े को, बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया। तो झूरी जो हीरा और मोती के दोनों बैलों के मालिक था, उसके साले के पास अर्थात अपने ससुराल उसको भेज दिया गया, दोनों बैलों के युगल जोड़े को। तो उनको अच्छा लगा या बुरा लगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। कि उस जोड़ी को ले जाने में, गोई का अर्थ होता है जोड़ी, दोनों बैलों की थी, कि झूरी का जो साला था गया, वह घर तक दोनों बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया था। अर्थात अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते थे। जैसे रस्सी पकड़कर वो आगे खींचता जो पाँव में बंधी हुई थी, तो वो पीछे की तरफ जोर लगाते थे, पीछे से धकेलता था तो वहीं रम जाते थे। तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके और हुंकारते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अर्थात पूर्णतः समर्पित होकर और सेवा करते हैं। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते, कि अगर हमारी मेहनत कम पड़ रही है तो हमें काम में और जोर देते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, कि हम तुम्हारी चाकरी या तुम्हारी सेवा करते करते ही मर जाना चाहते हैं। हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की, कैसा भला बुरा दाना चारा दे रहे हैं, ये भी कभी शिकायत नहीं की, असंतोष प्रकट नहीं किया। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के अत्याचारी के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, अर्थात गया के घर पर, झूरी के साले गया के घर पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे, अपरिचित से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, कि अपनी शांत भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से अर्थात तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात सभी लोग सो गए, तो दोनों ने
जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। जो उनके रस्सी बंधी हुई थी वो तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। तो उनकी जो रस्सी बांधी हुई थी वो काफ़ी मजबूत थी, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि सामान्यतः वह रस्सी टूट जाएगी। पर इन दोनों में इस समय दूनी दोगुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहां चारा डाला जाता है वहां पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है कि वो अपने मालिक से स्नेह प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन विद्रोह में स्नेह इसलिए कहा है कि वो अपने घर से छोड़कर और उनके साले के घर पर उन्हें भेज दिया गया था, हीरा मोती को। तो प्रेम के साथ साथ उनकी आंखों में विद्रोह भी झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रेम से प्रसन्न हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से उन्हें आलिंगन करना, गले लगाना, और प्रेम से ही उनका चुंबन करना, यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व अर्थात जो इससे पहले घटित नहीं हुआ हो, कि ऐसा नहीं है कि यह घटना अभूतपूर्व थी, इससे पहले घटित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी यह घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए कि ये इस प्रकार से अपने मालिक के पास बिना किसी सहायता के यहाँ पहुँच गए हैं, तो इन पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटियां ला कर देता है, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी देता है, तो यही उनका अभिनंदन पत्र है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे जैसे कि झूरी के पास है। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए कि बिना किसी की सहायता से दोनों अकेले अपने मालिक के घर पहुंच गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है, अर्थात पिछले जन्म के आदमी है जो इतनी बुद्धि और विवेक का कार्य कर रहे हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ कि ये बैल नहीं आदमी है, तो इसका प्रतिवाद करने किसी में साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, ईर्ष्या से जल उठी कि ये मेरे पीहर से वापस कैसे आ गए, मेरे भाई के घर से। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए, कि एक भी दिन नहीं रुके और भागकर यहाँ आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, आरोप नहीं सुन सका, और कहा कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, भाग आए, अर्थात चारा दाना नहीं दिया इसलिए वहां से भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो जो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, कि वहां व्यंग रूप में कटाक्ष किया है झूरी की स्त्री ने कि एक तुम ही बैलों को खाना खाना खिलाना जानते हो, चारा खिलाना जानते हो, बाकी तो पानी पिलाकर ही काम निकालते हैं, अर्थात तुम ही खिलाते हो, बाकी और कोई नहीं खिलाता है इनको। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर से झूरी ने चिढ़ाया कि अगर इनको चारा मिल जाता तो वहां से भागते क्यों। स्त्री चिड़ी और कहा कि भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, अर्थात मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, प्रेम नहीं करते, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते भी है, अर्थात खिलाते भी अच्छा है और उन्हें जोतते भी, मेहनत भी अच्छा करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, कि ये दोनों कामचोर हैं, भाग निकले, तो इनको काम का जोर आया तो वहां से भाग गए। अब देखूं कहाँ से खली और चोखर मिलता है, कि अब मैं यहाँ भाग कर आ गए हैं, तब इनको खली चोखर
नहीं दूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं या चाहे मरे। कि मैं इनको केवल सूखा भूसा ही दूंगी, इनको खाना है तो खाए, नहीं तो मर जाए। और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। उसको यह सख्त निर्देश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, सब कुछ भी फीका था, उसमें न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था, अर्थात खाली चौसर उसको नहीं मिला था। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि शायद झूरी इनके लिए खली लेकर आएगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो वह मजूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी कहता है, चुरा कर डाला कि चुपचाप ले आ, उसको पता नहीं लगेगा। तो मजूर कहता है, नहीं दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, अर्थात मेरे पीछे तुम उनकी सी ही बात कहोगे, अर्थात उसकी तरफ ही बोलोगे, उसका पक्ष लोगे। आगे बताया है दूसरा परिच्छेद में कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, गया जिसको बैल दे दिए थे, तो झूरी का साला गया, फिर से आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, कि अब की बार गाड़ी में जोत कर ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, कि वो क्रोध में आकर, और मोती ने ये चाहा कि इस गाड़ी को सड़क की खाई में गिरा दे, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। लेकिन हीरा सहनशील था तो उसने संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। उनको मारा, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, की अपने दोनों बैलों की खली, चूनी, सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ कि स्वयं के बैलों को तो खली, चूनी सब कुछ दे दिया, लेकिन हीरा और मोती को केवल सूखा भूसा ही डाला। तो इस प्रकार से उनका जो अपमान है वो पहले कभी नहीं हुआ झूरी के घर पर। तो झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, अर्थात मारना तो दूर, इन्हें डांटता तक नहीं था। और ये इन्हें, इनका जो साला था, झूरी का साला गया, ये इन्हें मार रहा था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, कि जैसे ही वो टिटकारता था इस प्रकार से तो यहाँ जैसे ही झूरी उन्हें टिटकारता था तो टिटकार के साथ ही उड़ने लगते थे, दौड़ने लगते थे। लेकिन यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, लेकिन उस पर मिला सूखा भूसा, कि उनका सम्मान तो नष्ट हो ही गया था, उसके साथ साथ उसे, उन दोनों को खाने को भी सूखा भूसा ही मिला। नांद की तरफ आंख तक नहीं उठाई, अर्थात उन्होंने सूखे चारे को देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अर्थात वहीं की वहीं अड़ गए थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जुआ वह होता है जो उसके गर्दन पर लगाया जाता है, जिसके द्वारा पानी खींचा जाता है, जोत, सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया। कि जैसे ही हीरा के नाक पर डंडे जमाए गए, डंडे बरसाए गए, तो मोती को यह देखकर गुस्सा आ गया कि उसके साथी को मारा जा रहा है, तो हल लेकर भागा। इसके साथ साथ ही हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट गए थे। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अगर उनके गले में बड़ी रस्सियां नहीं होती तो वो पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, बेकार है।
मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो हीरा की नाक पर डंडे मारे जा रहे थे, तो मोती ने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ले ही ली थी, बस थोड़े से ही बच गए। अब की बड़ी मार पड़ेगी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, हीरा कह रहा है। तो मोती कहते हैं कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया झुरी का साला दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। तो मोती कह रहा है कि मैं भी कुछ मजा दिखा दूं, अर्थात इनको सबक सिखा दूं, तुम्हारा बदला ले लूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, कि हमें इनका विद्रोह नहीं करना, इनको मारना नहीं है। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। मोती कह रहा है कि मुझे अगर मारा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। फिर हीरा कहता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हमारी जाति में मालिक को मारा नहीं जाता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई, अर्थात यह तो अच्छा हुआ कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, पलट कर वार करता। उसके तेवर देखकर उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, अर्थात बेहतर है, उचित है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, तो जब उनको उस लड़की के द्वारा दो रोटी, प्रेम पूर्वक दो रोटी प्राप्त हुई, तो उससे भूख तो उनकी क्या शांत होती, लेकिन उन्हें प्रेम मिल गया था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके प्रेम से ही उनका हृदय की भूख शांत हो गई हो। और उन्होंने सोचा कि इन अत्याचारी लोगों के मध्य भी कोई एक सज्जन रहता है। तो लड़की के बारे में बताया है कि लड़की बहरों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो देखो, ये लड़की जो है बैलों को रोटियां खिला रही है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते अकड़ते खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो, अर्थात कृपा थी, आमदनी थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल या कमजोर नहीं होते थे। अर्थात थोड़ा थोड़ा सूखा भूसा खाने पर भी वो कमजोर नहीं हुए, क्योंकि उन्हें उस बालिका का प्रेम प्राप्त हो रहा था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन दोनों की आंखों में पूरा विद्रोह झलक रहा था गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। कि वो मूक भाषा में आपस में विचार विनिमय करने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे कि अब बहुत इनका अत्याचार बहुत सहन कर लिया है, अब सहन नहीं होता है। तो हीरा ने पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो मोती कहता है कि एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, कि एक दो व्यक्तियों को तो मैं अपने सींग से ही मार दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो हीरा ने जवाब दिया कि जो प्यारी सी लड़की हमें रोटियां खिलाती है, वह लड़की अनाथ हो जाएगी जब तुम इस घर के मालिक को मारोगे।
तो मोती कहता है तो मालकिन को न फेंक दूं, अर्थात मालिक को न मारे तो मालकिन को मार देते हैं। वही तो इस लड़की को मारती है, और वह लड़की तो वह मालकिन तो इस लड़की को मारती भी है। फिर हीरा जवाब देता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूले जाते हो कि हमारे धर्म में ये है कि औरत जाति पर सींग नहीं चलाया जाता, वार नहीं किया जाता है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले? कि तुम हर तरीके से विरोध कर रहे हो कि बताओ कैसे निकले, तो रस्सियां तोड़ाकर भाग जाएं। तो हीरा कहता है कि हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी जो बंधी हुई है वो टूटेगी कैसे? मोती कहता है, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। चबाने के बाद वो कमजोर क्षीण हो जाती है, और फिर उससे एक पूर्ण शक्ति से झटका मारे तो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। रस्सी मोटी होने के कारण उनके मुंह में नहीं आई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, अर्थात अपना प्रेम व्यक्त करने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था उस लड़की के प्रति। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, कि मैं खोल देती हूँ। तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। नाथ डालकर अर्थात छिद्र कर कर उसमें रस्सी डाल दी जाएगी, नाक में छिद्र करके। उसने गराव खोल दिया, गले की रस्सी को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। कि अनाथ बच्ची है, इस पर समस्या आफत आ जाएगी, अर्थात हमारे भागने का जिम्मेदार इनको मानेंगे। सब इसी पर संदेह करेंगे, शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। तो इस प्रकार से वो विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो वो स्वयं ही उन्हें भगाकर और फिर चिल्लाने लगती है कि दोनों फूफा जी वाले बैल भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ लो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वो दोनों भागे। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुई। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, कि सीधे की सीधे ही दौड़ते चले गए। उन्हें रास्ते का ज्ञान नहीं हुआ। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, कि वो किस रास्ते से आए थे उसका उन्हें अंदाजा नहीं लग पा रहा था। नए नए गांव मिलने लगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, अर्थात ऐसा लगता है कि हम रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, अर्थात तुम भी बेतहाशा बिना अवताव देखे ही भागे जा रहे थे, बिना होश आवास के। वहीं उसे मार गिराना था, कि उस गया को वहीं मार देना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? कि दुनिया ये कहती कि स्वयं के मालिक को ही मार दिया, तो भले ही वो अपना मानवता का धर्म छोड़ दे, लेकिन हम हमारा यह धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपने मालिक के प्रति वफादार ही रहेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे।
रह रह कर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है, कि बार बार वो देखते थे, चारों तरफ नज़र घुमाकर देखते थे, अर्थात सावधान हो जाते थे कि कहीं कोई खेत का मालिक तो नहीं आ रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात आगे पीछे करने लगे, जोर लगाने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया, सींग से सींग मिला लिया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया कि ऐसा उसे आभास हुआ कि कहीं खेल खेल में उस आपस में झगड़ा न हो जाए, तो वह दूर हट गया। तो इस प्रकार से यहाँ 2 परिच्छेद पूर्ण होते हैं। अगला जो परिच्छेद है और पाठ का शेष अंश जो हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।